तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सैटेलाइट के जो 5 फॉर्मूले होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स और देखो। जैसे ये अर्थ है, मास m और रेडियस r। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, इसका मास m है। इसको तुम क्या करते हो, सबसे पहले ऊपर ले जाते हो h इक्वल टू r तक, और यहाँ पे ले जाके इसको फिर सैटेलाइट बना देते हो। समझ गए ना? पहले तो h इक्वल टू r तक ले गए और फिर उसको घुमा के तुमने सैटेलाइट बना दिया। अब मान लो इस पे तुमने W1 वर्क किया और सैटेलाइट पे बनाने में W2 वर्क किया, तो तुम्हें W1 और W2 निकालने कितना होगा। एक बार दोबारा सुन लो। सैटेलाइट को h इक्वल टू r हाइट तक ऊपर ले गए और उसमें तुमने कितना वर्क किया, वो W1 था, और फिर वहां पे ले जाके तुमने उसको सैटेलाइट बना दिया, मतलब घुमा दिया एक सर्किल में, उसमें W2 वर्क हुआ। तो हमें निकालना W1 और W2 कितने होंगे। तो सबसे पहले ये बताओ W1 का मतलब। W, हाँ, सरफेस टू, इसको सरफेस कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये P हो गया ना, सरफेस टू P। तो ये बताओ, ये सिंपली डेल्टा U के इक्वल होगा। बता गोपी। तीसरा वाला वर्क डन डेल्टा U हो जाएगा, और डेल्टा U हम जानते हैं कितना होता है, mgh अपॉन 1 + h/r। ये हो गया बस, हो गया। इसमें h को r के इक्वल रख देना। ये क्या, एक तो ये आ गया, ठीक। अब चलते हैं W2। अब तुमने यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो दी है एक तरीके से, नहीं है बताओ। ये डेल्टा के ही हो गई ना, या कह लो हाफ m v0 स्क्वायर हो गई। बता यही का समझ में आया बेटा, ये बता जो है। अब तुमने सेकंड उसमें क्या किया बताओ, जो है हाफ m v0 स्क्वायर दे दी बस, हो गया। और v0 कितना होता था याद करो, v0 स्क्वायर कितना हो गया, v0 स्क्वायर हो गया Gm/r। और यहाँ पे अबे उल्लू, वो √2 GR तो एस के वेलोसिटी होती है, ठीक। Gm/r, और यहाँ पे जो r होगा ये कितना होगा बता जो है, ये r+r, इसका मतलब 2r हो गया बस, हो गया जो है, ठीक है। इतना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। अच्छा, वैसे बाय द वे जो मैंने W1 और W2 मांगे थे ना तुमसे, W1 एंड W2 जो पूछे थे, वो गोपी सही कह रहा था कि वो थर्ड वाले थे, W थर्ड वर्क डन। और थर्ड वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। लेकिन फॉर W1 आपने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया था, क्यों? नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो डेल्टा एम ई था, वो तुमने डेल्टा पी कर दिया था, क्यों? ये था। और W2 के लिए क्या होता बताओ, जब फॉर W2
आपने पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया था। हाँ, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों बताओ? बिकॉज सेम हाइट पे थे। समझ में आ रहा है? बताओ जो है, सेम हाइट पे थे। इसका मतलब अब तुमने चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या कर दिया था, पता चले? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को कर दिया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिया था। ये तो यहाँ पे एक चीज और है, देखो। जैसे जब सैटेलाइट ने यहाँ पे था, इस जगह पे इसके पास जो एनर्जी थी इनिशियल, वो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी ना? बताओ। इस जगह पे केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो बाय द वे कितनी थी बताओ जो है, -G m m ओवर r थी। ये हो गया। लेकिन अब जब ये पूरा सैटेलाइट बन गया, जब ये पूरा सैटेलाइट बन गया है, तो इसके पास ई फाइनल कितनी होगी देखो। ई फाइनल जो होगी, वो पहली बात तो ई ऑफ सैटेलाइट होगी। और ई ऑफ सैटेलाइट तुम्हें याद होगा, -G m m अपॉन 2r होती थी। और यहाँ पे जो r है, वो 2r के इक्वल रखोगे। ये समझ में आ रहा है? बता जो है कि वहां पे क्या होगा, ई ऑफ सैटेलाइट होगी इतनी होगी। अब ये बता कि ये दोनों के दोनों जो मिला के वर्क डन होंगे, W1 प्लस W2, ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता। ये बता, W1 प्लस W2 मिला के जो वर्क होना चाहिए, मतलब जो टोटल वर्क डन होना चाहिए, वो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होना चाहिए? बता मिही का, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है? तो इसको चेक भी कर लेना। ये फाइनली जो तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा, W1 प्लस W2 मिला के क्या होगा। हाँ, डेल्टा ई कह लो या डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, क्यों? डेल्टा ई है या डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी है, कुछ भी कह लो, चेक करके देख लेना। ये है। और एक चीज का और ध्यान रखना, हाँ, कि जहां भी ये जी आ रहा है ना, ये G m/r²। कुछ जगह पे तुम्हें ये भी रिप्लेस करना पड़ सकता है, ध्यान रखना। कभी कभी आंसर तुम्हारा स्मॉल जी के टर्म्स में भी आएगा। समझ गए ना? कुछ केसेस में आंसर स्मॉल जी के टर्म्स में आएगा, कहीं पे आंसर तुम्हारा कैपिटल G m/r² इसके टर्म्स में होगा, तो वो देख लेना आंसर किसके टर्म्स में है। ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि जैसे ना, ये मान लो एक अर्थ कह लो या कोई भी हेवनली बॉडी है, और इसके चारों ओर एक बॉडी रोटेट कर रही है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो इस आर के साथ में यू प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n ऐसे वेरी कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कि एक हेवनली बॉडी के चारों ओर दूसरी बॉडी रोटेट कर रही है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यू प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n ऐसे वेरी कर रही है।
तो तुमसे कहता है कि जो इसका टाइम पीरियड होगा रोटेशन का, वो आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ गोपी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक हेवनली बॉडी के चारों ओर दूसरी बॉडी रोटेट कर रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी U प्रोपोर्शनल टू R की पावर n ऐसे वेरी कर रही है। तो जो उसका टाइम पीरियड होगा वो किस पावर के साथ, R की किस पावर के साथ वेरी करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो, एक बच्चे वाली बात है कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई कंजर्वेटिव फोर्स भी रहा होगा ना। बता, कंजर्वेटिव फोर्स F रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बता जो है, ये रहा होगा। और तुम्हें याद होगा कंजर्वेटिव फोर्स जो F होता था वो माइनस du/dr होता था ना। और डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, क्यों? हाँ, अभी करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन में एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो F होगा वो प्रोपोर्शनल टू R की पावर n-1 होगा, क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ, F प्रोपोर्शनल टू R की पावर n-1 होगा। अब तुम कहोगे कि निगेटिव साइन कहाँ गया? तुम्हें याद है मैंने फील्ड स्ट्रेंथ पे बताया था कि निगेटिव साइन का मतलब यह है कि वो इधर को लगा हुआ है, बस ऐसे लगा हुआ है। बताओ, याद है? नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि टुवर्ड सेंटर लगा हुआ है, क्यों? इसका तो जस्ट मतलब ये हो गया। अब ये बताओ, यही फोर्स इसको सेंट्रीपीटल फोर्स देगा ना। ये बताओ, यही वाला फोर्स तो इसको सेंट्रीपीटल फोर्स देगा कि नहीं देगा? बताओ जो है, सेंट्रीपीटल फोर्स देगा। इसका मतलब मैं इसको mv² अपॉन r कर दे रहा हूं। सब प्रोपोर्शनलिटी चल रही है ना, ध्यान रखना। ये हो गया mv² अपॉन r। तो यहां से एक चीज देखो कि जो v² आ गया वो प्रोपोर्शनल टू r की पावर n आ गया। देखो, देखो भी, v² प्रोपोर्शनल टू r की पावर n आ गया। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू r आ गया। और लास्ट में जो टाइम पीरियड होगा वो 2πr/v होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r/v होगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत कह गया। यहाँ पे r की पावर n/2 होगा बेटा। हाँ हाँ, ये हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू r/v हो गया। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू r की पावर n/2 हो गया। या कह सकते हो कि t प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया होता जो है, t प्रोपोर्शनल टू हो गया r की पावर 1 - n/2 आ गया। बस सर, ये आ गया। मे का पॉइंट समझ में आया? ये नहीं आया बेटा, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो -du/dr होता है और डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है। माइनस से परेशान मत होना, क्योंकि माइनस का तो मतलब जस्ट ये है कि वो टुवर्ड सेंटर लगा हुआ है। अब वो जो फोर्स निकल के आया वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू mv² अपॉन r कर दिया। तो वहां से तुमने v निकाल लिया कि r की किस पावर के साथ वेरी कर रहा है v। f को a में कन्वर्ट करके, हाँ वैसे भी कर सकता हूँ, देख लेना। a लेकिन बेटा वो v² अपॉन r वो सब होगा, हाँ ध्यान रखना जो है, ठीक है।
फिर वो बी स्क्वायर अपन आर वो होगा क्या लीजिए, ये हो गया। अच्छा, इसी से फिर मिलता जुलता एक दूसरा आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा देख, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये होगा कि एफ प्रोपोर्शनल टू अगर आर की पावर एन है, इसमें तो एक स्टेप और भी कम हो जाएगा ना। एफ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन है मान लो, तो फिर टी प्रोपोर्शनल टू आर की कौन सी पावर होगी। तो इसमें तो एक स्टेप और भी कम हो गया ना, कि आपको जो एफ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन दिया है, एफ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन दिया हुआ है, इसी को तुम एम वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो, क्यों बताओ। एक स्टेप और भी कम हो गया ना तुम्हारा जो है। तो इसका मतलब जो वी स्क्वायर आ गया वो प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब जो वी हुआ वो प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन बाई टू आ गया, क्यों, ये हो गया। और लास्ट में जो टाइम पीरियड आ गया वो टू पाई आर अपॉन वी, या टी प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन वी, और वी हमने ये निकाल लिया था। तो इसका मतलब टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन बाई टू अपॉन, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, रब करने का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। टी प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन वी आ गया, वी का मतलब आर की पावर एन प्लस वन बाई टू। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो कंसेप्ट क्या है, कि अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, फिर तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। सबसे पहले तुम उसको डिफ्रेंशिएट करके एक पावर कम कर दो और उसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर रख दो। और अगर सीधे तुम्हें फोर्स ही दिया हुआ है तो फिर तो सिंपल ही है, फिर सीधे तुम उसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर रख दो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है देखो, ये मान लो टू एम है और रेडियस टू आर है, और ये एम है और आर है, और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो टेन आर देखिए। यहां से एक छोटा सा पार्टिकल एम, इसको तुम यू से फेंकते हो, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आपसे कहता है फाइंड यू मिनिमम सो दैट पार्टिकल रीचेज फ्रॉम ए टू बी। ये तो पहला पार्ट है, हाँ? और दूसरा पार्ट क्या है, इफ प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड with this minimum velocity, then v v कितना होगा।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है कि m को तुम 2m की सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो u की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि वो b तक पहुंच जाए, और अगर तुम इस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो फिर b पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब गोपी एक चीज देख, ये बता 2m के नजदीक इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, बता, और m के नजदीक इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, बता क्लियर है कि नहीं है। 2m के नजदीक उसका फील्ड स्ट्रांग होगा और m के नजदीक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगा। अब ये बताओ कि बीच में कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, बताओ, जो है मान लो ये p पॉइंट है जहां पे दोनों के फील्ड्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, बताओ। बोथ फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, मैं क्या बता। एक बीच में ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, बताओ, कि जहां पे दोनों के फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्यों? ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें केवल पी तक पहुंचाना है, बस हो गया। यू हैव टू प्रोजेक्ट द पार्टिकल ओनली अप टू पी। उसके बाद तो एम का फील्ड उसको अपने आप खींच लेगा ना। गोपी, बता, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि 2m के नजदीक उसका फील्ड स्ट्रांग होगा, m के नजदीक m वाले का फील्ड स्ट्रांग होगा, तो बीच में कहीं पे ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे दोनों के फील्ड्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्यों? तो बस तुम वहां तक पहुंचा दो, उसके बाद तो m अपने आप उसको खींच लेगा, बस हो गया जो है, ये कह ले। मतलब ये काफी हद तक वैसे ही है ना, कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग है, और ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। यहां से तुमने बॉल ऊपर फेंकनी है, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, और इसके हाथ मान लो कानून के हाथ की तरह, जो है कहते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे हैं बेटा, जो है, तो इसके हाथ 4 मीटर के हैं। ठीक है, इसके हाथ 4 मीटर के हैं, और तेरे को जस्ट ऐसे फेंकना है कि ये इसको खींच ले बेटा, जो है। तो ये बता, इसको मिनिमम कितनी हाइट तक फेंकना है तेरे को, ये बता गोपी। ये बता, तेरे को नीचे से बॉल प्रोजेक्ट करनी है। अबे उल्लू गधा, मिनिमम इसको 6 मीटर तक फेंकना है, बाकी तो उसका हाथ अपने आप खींच लेगा। मैं कह रहा हूँ कि उसके हाथ 4 मीटर लंबे हैं बेटा, जो है, तो तेरे को मिनिमम कितनी हाइट तक फेंकना है बेटा, जो है उसको 6 मीटर तक फेंकना है। बाकी तो वो खींच लेगा ना उसको, 4 मीटर तो वो नीचे लेके उसको खींच ही लेगा, जो है। तो वही वाली चीज यहाँ पे हो रही है, बस हो गया, जो है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहला तुम्हारा वर्क होता है पी निकालना। तो पी, मान लो यहां से आर डिस्टेंस पे, हाँ, ये मान लो आर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आई वो 10 r माइनस आर आई। अब ये बताओ, एट टी फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 2m और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ m, ये इक्वल होनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड वाइज, क्यों? फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 2m और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ m क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब G2m अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू Gm अपॉन 10r माइनस आर, इसका स्क्वायर हो गया, क्यों? यहां से r फाइंड कर लेना, बस हो गया।
समझ में आया बेटा? ये बता जो है, सबसे पहले तेरे को क्या करना है, ये फाइंड करना है। क्यों? कि पी पॉइंट कितना है। अच्छा, इसको तू दूसरे तरीके से भी कह सकता है, या तू ये भी कह सकता है कि एट पी फोर्स ऑन एम फ्रॉम 2m। बात एक ही है, हाँ। इक्वल टू फोर्स ऑन एम फ्रॉम एम। ये भी कह सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तरफ से फोर्स इक्वल है। नहीं है, इसको तुम इस टाइप से भी कह सकते हो। तो अगर ये बताओ कि मैं स्मॉल एम पे 2m से फोर्स निकालता, तो वो कितना होता बता जो है। स्मॉल एम से 2m पे फोर्स निकालता तो वो होता Gm 2m अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू Gm कैपिटल M अपॉन 10r माइनस आर, इसका स्क्वायर। तो यहां से भी देखो, मास ऑफ द पार्टिकल तो कैंसिल ही हो जाता ना। तो यहां से भी सेम इक्वेशन बनती, यहां से भी तुम आर निकाल सकते थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि तुम्हें सिर्फ पी तक पहुंचाना है, उसके बाद तो वो अपने आप खींच लेगा, कैपिटल एम अपने आप खींच लेगा। अब तुम्हें निकालना है कि यू कितना होना चाहिए, मतलब यू की मिनिमम वैल्यू कह लो, हाँ, मिनिमम वैल्यू। और जब तुम इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये कितने से टकराएगा, वी बी कितना होगा। अब ये तुम्हें निकालना है। तो कुछ नहीं, तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, ए पे, पी पे और बी पे। ये लिख दो, बस हो गया। के ए प्लस यू ए इक्वल टू के पी प्लस यू पी इक्वल टू के बी प्लस यू बी लिख दो, बस हो गया। समझ में आ गया गोपी? तुमने एक बार पी पॉइंट फाइंड कर लिया, तो उसके बाद तुम एनर्जी इक्वेट कर दो, बस हो गया जो है। ये कह रहे हैं। अब वैल्यू रख देते हैं। के ए, इसको रख देना हाफ एम यू स्क्वायर। और यू ए को एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, एम इंटू वी ए लिख देते हैं। अब जरा बताओ के पी कितना लिखूं, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा, 0 है, क्योंकि तुम्हें जस्ट यहां तक पहुंचाना है। बस पी तक पहुंचाना है तुम्हें, ये हो गया। और यूपी को हम रख लेते हैं एम इंटू बी एट पी। और फिर के बी को रख लेंगे हाफ एम वी बी स्क्वायर। और यूबी को हम रख लेंगे एम इंटू वी बी। और मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है कि एनर्जी इक्वेशन में मास ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों? तो तुमने मास ऑफ द पार्टिकल कैंसिल कर दिया, ये हो। अब आ जाते हैं पोटेंशियल्स पे। तो देखो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, हाँ? ये ए था, ये पी था, और ये बी था। और यहां से लेके यहां तक आर था। और यहां से लेके यहां तक 10r माइनस आर था। ये 2m 2r, और ये एम आर। अब देखो, पोटेंशियल एट ए निकाल रहा हूं मैं। तो एक तो 2m का पोटेंशियल होगा, और एक m का पोटेंशियल होगा। तो जरा देखना, -G2m अपॉन 2r -G m अपॉन 9r। बताओ, ये समझ में आया?
फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बेटा, जो है -g 2m/2r -g m/9r, ये होगा ना, देखिए यहाँ से इसके सेंटर से, अगर सॉरी 8r होगा, 8r। इसके सेंटर से देखना ना, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्यों गोपी बताइए, समझ में आ गया? ये आ गया। अब चलते हैं पोटेंशियल एट पी कितना होगा, -g 2m/r और -gm/10r-r। बता मेका, ये पोटेंशियल्स की वैल्यू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, होता जो है क्लियर है ना? और लास्ट में ये बताओ पोटेंशियल एट बी कितना हो गया बेटा, जो है पोटेंशियल एट बी हो गया -gm/r और -g2m/9r, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली टाइप भी तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 2m के नजदीक उसका फील्ड बड़ा, m के नजदीक उसका फील्ड बड़ा, और बीच में एक पॉइंट तुम्हें p ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों के फील्ड्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। या फिर तुम ये कह सकते हो कि जहां पे स्मॉल m पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो सबसे पहले तुम्हें वो पॉइंट फाइंड करना होगा और तुम्हें जस्ट वहां तक पहुंचाना है। उसके बाद कैपिटल M फिर अपने आप उसको खींच लेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है कि दो पॉइंट मासेस दिए होंगे। इसमें तुम्हें ना दो पॉइंट मासेस दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट m और 2m दो दे रखे मान लो, और तुम्हें ड्रॉ करना है, ड्रॉ VR एंड ER ग्राफ्स along the line joining them। ठीक है, ये तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले चलते हैं VR ग्राफ में। हाँ, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। देखो पहली बात, V एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, पॉइंट मास की वजह से जो V होता है वो -gm/r होता है। क्यों नहीं होता? पॉइंट मास की वजह से जो V होता है वो -gm/r होता है। तो अब ये बताओ कि एज r टेंस टू इंफिनिटी, V टेंस टू 0 और एज r टेंस टू 0 V टेंस टू माइनस इंफिनिटी। बताओ क्लियर है या नहीं है?
गोपी, वी स्केलर क्वांटिटी है और पॉइंट मास की वजह से वी की वैल्यू ये आती है। और तीसरी बात, ग्रेविटेशनल जो वी होता है, ग्रेविटेशनल वी, ये हमेशा निगेटिव आता है। क्यों? पॉइंट मास के आप किसी भी तरफ रहो तो हमेशा क्या होता है बता, नेगेटिव आता है। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता बता जो है। तो इन तीन फैक्टर्स को हम यूज करेंगे, बस हो गया वी आर ग्राफ में, कि वी स्केलर क्वांटिटी है और पॉइंट मास का जो वी होता है माइनस जी एम ओवर आर होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट छोड़ दो, वहां जीरो होता है, वो एक अलग बात है। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, जैसे मान लो ये मास m था और ये मास 2m था। तो इस टाइप की ना किसी भी प्रॉब्लम में तुम सबसे पहले क्या करना है, इसको तीन रीजन्स में डिवाइड कर लेना बेटा। जैसे तुमने ये डिवाइड कर लिया, एक ये रीजन हो गया, एक रीजन ये आ गया, ये तुमने तीन रीजन्स में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, मतलब फर्स्ट रीजन ये कह लो, सेकंड रीजन ये हो गया, थर्ड रीजन ये हो गया। उसके बाद अब तुम कुछ वैल्यूज लिख लेना। वैल्यूज का मेरा मतलब क्या है, देखो अभी बताता हूँ। जैसे जब तुम इधर इंफिनिटी पे जाओगे तो v की वैल्यू जीरो होगी, इधर इंफिनिटी पे जाओगे तो v की वैल्यू जीरो होगी। इस मास के दोनों तरफ वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, और इधर भी माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी होगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? गोपी भाई, इनफाइनाइट पे अगर तुम जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? नहीं है, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगी। और मास के दोनों तरफ वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। क्यों? ये हो गया। अब तो ये बता, इस वाली रेंज में तुझे वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में वेरी करवाना है, तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा बता। ये बता। गुड इवनिंग उज्जवल, ये हो गया। उसी टाइप से इस वाले रीजन में वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से जीरो वेरी करवाना है, तो ये ऐसा आ गया, ये हो गया। और बीच वाले रीजन में वैल्यू को माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में वेरी करवाना है, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा बता। अब बता ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? गोपी भैया, उज्जवल, बता समझ में आया कि नहीं आया? ये वी आर ग्राफ है बेटा, ये क्या है? अच्छा, एक बच्चों वाली बात ये है, देख ध्यान से देखना। ये मान ले पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे तेरे को लग रहा है कि वी आर ग्राफ का स्लोप जीरो आ रहा है। स्लोप ऑफ वी आर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ई जीरो होगा। या तुम कह सकते हो कि स्मॉल एम और टू एम के जो ई होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों? हाँ, ई ऑफ एम एंड ई ऑफ टू एम, वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बस हो गया। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट, इसको मैं ई ए ओ कह दे रहा हूँ बस, ये कह लो। अच्छा वैसे बाय द वे, कॉमन सेंस से बताना, ये मान लो आर वन है, ये आर टू है, तो बताओ आर वन छोटा होगा या आर टू छोटा होगा? स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी? बताओ यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी बेटा, ये बता जो है। अबे उल्लू गधा, आर वन छोटा होगा। तेरे को यहाँ पे दोनों के फील्ड इक्वल करने हैं, ये छोटा मास है,
तो छोटे मास से फिर डिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी ना। ये हो गया ना, देख, G m/r1² इक्वल टू G2m/r2²। क्यों? ये होगा। तो यहां से भी तू चेक कर ले, R1/r2 क्या आ रहा है, देख जरा। R1/r2 क्या आ रहा है, जरा देख। 1/√2 आ रहा है मेरे ख्याल से। क्यों? इसका मतलब R1 इज लेस देन R2। ये हो गया, बस हो गया। और वैसे भी एक सीधी सी बात है ना, तेरे को एक छोटे मास का और बड़े मास का ई इक्वल करना है उस जगह पे। तो इसका मतलब छोटे मास से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना फिर। गोपी, समझ में आ रहा है? इस जगह पे तेरे को एक छोटे मास और बड़े मास का ई इक्वल करना है। क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है, ई के नजदीक होना चाहिए ना, तो जो है ये कह लीजिए। अब चलते हैं इसके ई आर ग्राफ का क्या कंसेप्ट है। पहली बात, ई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है तुझे याद है, टुवर्ड्स मास होती है। मतलब टुवर्ड जो पॉइंट मास है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये कहते हैं। दूसरी बात, हम लोग क्या करते थे, ये डायरेक्शन प्लस और ये डायरेक्शन माइनस ले लेते थे। तीसरी बात, ई का जो फॉर्मूला होता है वो Gm/r² होता है। और यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा कि R टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ई तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और R टेंडिंग टू जीरो पे ई की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ देखना, हाँ क्या है बेटा। ये जैसे m है, एक बात बताओ, इस m से जब तुम राइट हैंड साइड में हो तो ई इधर को है, और जब इस साइड हो तो इधर को है ई। ये हो गया। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री की कंडीशंस रखूंगा तो क्या बनेगा, देखो। इस मास के राइट हैंड साइड में वैल्यू प्लस इंफिनिटी लिखूंगा, सॉरी माइनस इंफिनिटी। यहां पे लिखूंगा माइनस इंफिनिटी। अरे यार, परेशान हो गया मैं तो। ये देखना बेटा, यहां पे वैल्यू लिखूंगा माइनस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन किधर को है बता, जो है ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। और इसके जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में दिखूंगा तो प्लस इंफिनिटी वैल्यू रखूंगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? गोपी भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास होती है, और नॉर्मली राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शंस होती हैं उनको हम प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन आती है उनको हम माइनस लेते हैं। और r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे e टेंडिंग टू जीरो होगा, और r टेंडिंग टू जीरो पे e टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फिगर। अब तुम देखो कैसे ग्राफ बनेगा। ये जैसे m लिया, ये 2m लिया, तीन रीजन्स में डिवाइड किया मैंने, और फिर कुछ बाउंड्री वैल्यूज लिखी। हाँ, जैसे इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, इधर जीरो हो जाएगी। अब देखो, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर,
तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। उज्जवल बताइए वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो समझ में आ गई? यस ठीक। सर। अब सिंपल है देख, ये वाले रीजन में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में वेरी कर रही है, तो ये हो गया। ये वाले रीजन में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में वेरी कर रही है, तो ऐसे बन गया ग्राफ। और बीच वाले रीजन में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रही है, तो ये ऐसे बन गया देख। ये हो गया, और ये वही पी पॉइंट है देख, जहां पे ये जो पिछली फिगर में मैंने पी पॉइंट बनाया था ना, जहां पे ई की वैल्यू जीरो थी, वो है देख। क्योंकि ये एम था और ये टू एम था, बस हो गया। अब समझ में आ गया। और ये वाली डिस्टेंस हमने ली थी R1, और ये ली थी R2। तो मैंने बताया था कि R1 लेस होगा R2 से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो है, तो स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ वी आर, ये भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो ये इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है पहले। मिहिका बता बेटा, कोई डाउट? समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट। नोट कर लिए? नो सर, 1 मिनट। कर लेते हैं। जब हो जाए तो बता देना। कल तुम्हारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। डन सर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये होता है ई आर और वी आर इक्वेशंस और वैल्यूज ड्यू टू और मोर hollow spheres और spherical cells, इस पे बेस्ड होती है। अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली बात, इसमें ना एक तो कैपिटल आर आएगा और ये रेडियस होगी, और ये कांस्टेंट होगी। बताओ क्लियर है? और एक वर्ड स्मॉल आर आता है, तुम जानते हो, ये वेरिएबल होगा। और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगी। क्यों? तो दोनों में कंफ्यूज मत होना।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हो गया। अब वो एक अलग बात है कि इनसाइड पॉइंट्स के लिए आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर होगी, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कैपिटल आर रेडियस होगी, वो कांस्टेंट होगा, और जो स्मॉल आर होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगी और वो वेरिएबल होगा, और इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये होगा कह लीजिए। अब चलते हैं पोटेंशियल पे। इसको ध्यान से देखना। तुम्हें याद है V इनसाइड वो कांस्टेंट रहता था। होलो स्फीयर है गोपी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता। V इनसाइड कांस्टेंट होता था, और वो वही होता था जो V सरफेस में होता था, और वो -GM रेडियस रखते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं है? बताइए, यहाँ पे -GM रेडियस रखते हैं, और जो V आउटसाइड होगा ये वेरिएबल होता है। क्यों? ये वेरिएबल होता है, और इसमें फिर -GM/R रखते हैं, बस ये ध्यान रखना। उज्जवल, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये बता, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे रेडियस रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे स्मॉल आर रखोगे, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या रखना है, ये कह लो। ये तो वी हो गया। अब चलते हैं ई का क्या हुआ। हाँ, एक बात बताओ, ई अल्टीमेटली फोर्स पर यूनिट मास ही तो होता है। नहीं है गोपी? बता। फोर्स पर यूनिट मास होता है, और फोर्स में तुम जरा गॉस थ्योरम याद करो कि ओनली इनसाइड मास। क्यों? हाँ, ओनली इनसाइड मास अप्लाइज फोर्स। तो ये बता, ई का मैं एक ही फॉर्मूला तुम्हें दे दूंगा सीधे सीधे, कि GM इन अपॉन R²। तो बता, इसमें कोई प्रॉब्लम? उज्जवल, बता बेटा जी। ये बता, ई का मैं अगर एक ही फॉर्मूला दे दूं सीधे सीधे, GM इन अपॉन R², तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उज्जवल बता। यस सर। यहाँ पे R² रखना, बस हो गया। केवल इतना ध्यान रखना। देख, तीन फॉर्मूले याद रखना। V इन -GM/R। वैसे सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वहां पे, लेकिन याद नहीं रहते एक्चुअल में, थोड़ा टाइम लगता है याद होने में ना। V आउट -GM/R, और ई तो तुम कहीं भी निकाल लो, किसी भी जगह निकाल लो। इसको लिख लेना GM इन/R²। ये बस तीन फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये स्पेरिकल सेल के लिए, हाँ बेटा ध्यान रखना, हर जगह नहीं। ये कह ले, कर लिया नोट? नोट कर लिया? यस सर। अब एग्जाम्पल देके उससे और क्लियर हो जाएगा।
कई सारे बना देता हूँ तब तेरे को समझ में आ जाएंगे। 1 सेल, 2, 3, 4, ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये M, R, 2M, 2R, 3M, 3R, 4M, 4R। और मान लो यहाँ पे P पॉइंट है और इसके सेंटर से डिस्टेंस R है। तो तुम्हें एक तो निकालना है E एट P और V एट P निकालना कितना होगा। यहाँ पे E एट P थोड़ा सिंपल होगा ना। E एट P का मैंने एक ही फॉर्मूला दिया है, क्यों? G M इन अपॉन सिंपली R स्क्वायर कर देना, क्यों? गोपी समझ में आ रहा है बेटा? इसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया। अब ये बता इसके अंदर कितना मास है, बता इसके अंदर कितना मास है बेटा? M है और 2M है, क्यों? हाँ, यस सर। तो बस हो गया, ये हो गया G 3M अपॉन R स्क्वायर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझे ना? E एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी बता जो है? इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स C होगी, बस हो गया, क्यों? और वैसे भी E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है यूनिट टेस्ट मास में कितना फोर्स लग रहा है, क्यों? E का ये मतलब है ना, यूनिट टेस्ट मास में कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर तू यहाँ पे यूनिट टेस्ट मास को रखता तो उस पर फोर्स किधर को लगता, जरा बता जो है? उस पर फोर्स इधर ही को तो लगता कि नहीं लगता, बता जो है? फोर्स इधर को लगता, तो ऑब्वियस सी बात है E की डायरेक्शन भी इधर ही को आती। ये कह लो। तो ये तो E एट P आ गया। अब V वाले पर बस ध्यान से देखना, V का क्या कंसेप्ट है। B एट P देखना, ये जो P पॉइंट है वो इसके अंदर है, इसके भी अंदर है। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए तो रेडियस रखोगे, इन दो मासेस के लिए पुट रेडियस। और इन दोनों के बाहर है वो पॉइंट, तो इनके लिए तुम R रख दोगे, बस हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जो है? 3M और 4M मास के वो अंदर लाई कर रहा है, तो उनका जो पोटेंशियल होगा उसके लिए तुम रेडियस रखोगे। और M और 2M के बाहर लाई कर रहा है तो उसके लिए एक्चुअल डिस्टेंस रखोगे। तो बस ये हो गया -GM अपॉन R स्क्वायर -G2M, सॉरी R स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक ही आ रहा था, वो गलती मत करना कहीं, पीछे मैंने कहीं R स्क्वायर तो नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा। -G2M अपॉन R, लेकिन अब रेडियस रखोगे -G 3M अपॉन 3R और -G 4M अपॉन 4R। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ बेटा जी? ई का तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना? ई तो बहुत सिंपल है कि ई में तो सीधे सीधे तुम GM इन अपॉन R स्क्वायर रख देना और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। बस पोटेंशियल में तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। पोटेंशियल में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी हॉलो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है तो फिर उसकी रेडियस रखोगे, और अगर वो हॉलो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है तो फिर तुम एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल r पुट करोगे। कोई डाउट उज्जवल? नो सर। नहीं है ना? नोट कर लिया? यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे अक्सर पूछा जाता है बेटा, इसी पे असली बनता है इस पे क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने तुम्हें जो ई का फॉर्मूला दिया ना, वो ये दिया ना, जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है बेसिकली। ये दिया ना फॉर्मूला मैंने तुम्हें। अब ये जो एम इन था, लास्ट एग्जाम्पल में हमने लिया था m प्लस 2m 3m, और ये डायरेक्ट ले लिया था। क्यों? नहीं है, सीधे सीधे हमें पता ही था ना, m और 2m मिला के वो था, क्या डायरेक्ट था 2m। ठीक, लेकिन इस टाइप में क्या होगा कि ये तुम्हें ना इंटीग्रेशन से निकलेगा। इन दिस टाइप we will get by integration। गोपी भैया, तेरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता। कि हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कर रहे हैं, E इक्वल टू जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। पिछले वाले प्रॉब्लम में डायरेक्ट निकाल लिया था, अब हम इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे। सीधे एग्जाम्पल ही देख लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बस हो गया। ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस r है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज गलत लिख दिया ना मेरे को, 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ तो वो याद आ जाता है। वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम रो कहते हैं, हाँ, ये कांस्टेंट नहीं है। ये पहले भी किए हुए ना इस टाइप के क्वेश्चंस, तुम्हें याद होगा। ये फंक्शन ऑफ आर है, और मान लो ये एल्फा है। लेट, समझ में आया गोपी? ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, और वहां पे जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है रो, वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि आर का फंक्शन है, और वो तुम्हें एल्फा आर दिया हुआ है। तो तुम्हें ना ई आर इक्वेशंस भी निकालनी है, एंड उनके ग्राफ भी प्लॉट करने हैं फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि स्मॉल आर का फंक्शन है, और मैंने तुमसे कहा ई आर तुम्हें इक्वेशंस भी निकालनी है और ग्राफ भी प्लॉट करना है इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, पुरानी बात है, कि अगर रो कांस्टेंट हो
तो फिर जो हम मास निकालते हैं वो सीधे रो इंटू वी कर देते हैं ना। बता गोपी, यस अगर सर। रो की वैल्यू कांस्टेंट है तो सीधे ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे बता जो है, वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। क्यों? ये तो पक्का है ना। तो बस वही तुम्हारा वो है और कुछ नहीं है। अब मेरे को जैसे मास जो निकालना है ना, वो 0 से लेके R तक निकालना है, कितना होगा। अब सुन, मैं यहां से जाता हूं R डिस्टेंस पे और dr की स्टेप लेता हूं। मेरे ख्याल से इस टाइप का पहले भी किया था मैंने कुछ। ये dr की स्टेप लेता हूं। अब ये बता कि इसका छोटा सा वॉल्यूम कितना लिखूं, बता। छोटा सा वॉल्यूम कितना लिखूं? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। कोई डाउट? सर ये हमने क्या एलिमेंट लिया है? स्पेरिकल टाइप का लिया हुआ है पूरा। ये पूरे का पूरा ऐसे आएगा ना, पूरा स्पेरिकल आएगा ना बेटा ये। अब बता, r डिस्टेंस पे मैंने dr की एक स्ट्रिप ली है। मैं मास निकाल रहा हूं ना, सबसे पहले मास निकाल रहा हूं मैं। r डिस्टेंस पे dr की स्ट्रिप ली है, तो बता उसका वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर होगा कि नहीं होगा, पहले ही बता। यस सर। समझ में आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर क्यों हुआ? यस सर। क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर तो उसका एरिया हो गया, डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अब ये बता कि इस जगह पे रो की वैल्यू कितनी है, ये बता। इस जगह पे रो की वैल्यू कितनी है? एल्फा एट आर, ये दे रखा है ना तेरे को। जहां पे रो की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब ये छोटा सा मास कितना हो गया बता जो है। ये छोटा सा मास आ गया रो इंटू डीबी आ गया। तो ये आ गया 4 पाई अल्फा r³ इंटू डी आर। बता कोई डाउट? छोटा सा मास आ गया 4 पाई अल्फा r³ इंटू डी आर हो गया। क्यों? इसका मतलब तुझे अगर 0 से r तक मान ले मास निकालना है, तो फिर तू डीएम को इंटीग्रेट कर देगा। क्यों? डीएम को इंटीग्रेट कर देगा, लिमिट कहां से कहां तक, r=0 से लेके r=r तक कह ले। बता कोई डाउट? गोपी बता, इसमें कोई डाउट है बेटा जो है। डीएम को इंटीग्रेट कर दे, r=0 से इतना, तो इंटीग्रेट करके देख लेना, मेरे ख्याल से ये इतना आएगा देख, पाई अल्फा r⁴ आएगा। इंटीग्रेट करना और लिमिट रखना बेटा जो है, इतना आ गया वैसे। ये मास 0 से r तक के लिए है। अच्छा एक बात बता, इसका टोटल मास कितना होगा जरा बता। m टोटल कितना होगा बता। अबे स्मॉल r को कैपिटल R रख दोगे बस हो गया। पाई अल्फा कैपिटल r⁴ हो जाएगा। क्यों? ये मास निकालना आया कि नहीं आया, ये आगे भी काम आएगा। अगर कोई डाउट है तो मैं बता सकता हूँ आराम से जो है, कि मास कैसे निकालोगे जो है। गोपी, मीका, उज्जवल, बता मास निकालना आया कि नहीं आया बेटा, ये बता जो है। क्लियर है ना कैसे निकालोगे? ठीक। अब सिंपल सी बात है देख, अब मेरे को इनसाइड पॉइंट्स लेना है। ई इनसाइड निकालना है। ई इनसाइड का मतलब हो गया r< ठीक है। ये हो गया। तो देख क्या बनेगा। हाँ, ये बड़ा स्फीयर था और मुझे यहाँ पे निकालना था। तो ये बता केवल इतना ही मास मुझे ई देगा ना? क्यों?
यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी, जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जी एम इन का मतलब एम जीरो से लेके आर तक, क्यों, अपॉन आर स्क्वायर। और जीरो से लेके आर तक मैंने क्या कर दिया था बता, जो है जी पाई एल्फा आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई एल्फा जी आर स्क्वायर हो गया, या तू अगर कहेगा तो ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया पैराबोला बनेगा। बता कोई डाउट, बता बता इसमें कोई डाउट है। ये कैपिटल आर था और ये आर था। गोपी भैया बताओ इसमें कोई डाउट है, इन निकालने में बता जो है, नहीं है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और वहीं पे जो है आउट भी निकाल देता हूँ ना। ई आउट निकालना है मान लो। अब बाहर कोई पॉइंट हो गया, क्यों, ये वाला हो गया ना। अब लेकिन मैं इसको आर कहूंगा फिर, क्यों, आर तो वेरिएबल है ना, इसको आर कहूंगा। तो ये बताओ कि इसके अंदर ई क्या होगा बता जो है, ई का फॉर्मूला बनेगा जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब जो एम इन आएगा, ये एम टोटल आएगा ना फिर, और एम टोटल कितना था बता जो है, पाई एल्फा कैपिटल आर की पावर 4 था। कोई डाउट। इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए जो ई बन गया वो कितना बन गया देख, पाई एल्फा जी आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, या कह ले प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। उज्जवल बता कोई डाउट है इसमें। ये क्वेश्चन ओके। बहुत आने हैं आगे चल के, अगर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ लो, बाद में मत कहना। इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे। मीका, उज्जवल, तेरे को सांप क्या सूंघ गया, यस सर, क्लियर सर। क्लियर है ना। अब ये बता, मैं अगर ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करूंगा देख, तो क्या बना, ये ई है, ये आर है। पहले प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ध्यान रखना पैराबोला बनेगा। फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये होता है, तुम जानते हो क्यों। और फिर ये ऐसे हो जाता है, बता, टच नहीं करेगा ये, टच नहीं करेगा बेटा ये हो गया, बस हो गया। अरे यार ये मैं हो गया हूँ परेशान। उज्जवल, तू मेरी परेशानी समझता नहीं है, दोस्तों से कहता रहता फंस गया मैं तो जो है, टच नहीं करेगा, बस ये ऐसे हो गया। और बाय द वे यहाँ पे अगर तेरे को सरफेस पे निकालनी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब तू चाहे ये वाले फॉर्मूले में कैपिटल आर रख दे, और या फिर ये वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दे, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी पाई एल्फा जी आर स्क्वायर, ये हो जाएगी, बस हो गया। क्यों, ये आ गया। अब लेकिन इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखो क्या है। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, और कल तुम्हें ग्रेविटेशन करवा दूंगा खत्म। अब ये क्या कहता है देखो, अब एग्जाम्पल में,
जैसे ये था ना हमारा सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर दे रखी थी मैंने, एक मास ना रोटेट कर रहा है बेटा जो है, और इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो v दे रखी है। तो तुम्हें v वर्सेस r ये ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक मास है, एक पार्टिकल है, जो तुम्हें, जो एक सर्किल में घूम रहा है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लो v है, तो तुम्हें v वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करना है कि क्या होगा उसका। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो m पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन m, वो m टाइम्स e होगा। बता बता गोपी, m पे जो फोर्स लगेगा ये बता, m टाइम्स e होगा, और यही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बता, ये फोर्स देगा। अच्छा यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल तो चल कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो v बना वो क्या बना बता जो है, v की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ई आर आ गई। क्यों उज्जवल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। होता v की वैल्यू हो गई अंडर रूट ई आर। अब इसमें भी तू दो लिमिट्स ले, फिर बस हो गया कि अगर वो इनसाइड किसी पॉइंट पे है, अंदर अगर कहीं पे रोटेट कर रहा है, तो वो अंडर रूट ई इनसाइड इंटू आर होगा। और वैसे बाय द वे ई इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल था जरा याद करो, ये तेरे को याद है, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था मेरे ख्याल से। क्यों, ये था ना, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो इसका मतलब जो वी इनसाइड हो गया वो प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 आ गया। कोई डाउट, ये हो गया। और इसी टाइप से ये बता, वी आउटसाइड अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ई आउट इंटू आर। और आउटसाइड में मैंने ई किसके प्रोपोर्शनल किया था बताओ, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर किया था। तो इसका मतलब जो वी आउटसाइड होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/√r होगा। गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जो m पे फोर्स लगेगा वो m इंटू ई होगा, और वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। क्यों, ठीक। तो बस हो गया, v वर्सेस r ग्राफ भी करीब करीब वैसे ही बनेगा अगर तुम देखोगे ना, ये v है, ये r है, तो ये ऐसे होगा पहले, करीब करीब वैसे ही होगा। हाँ, ध्यान रखना बेटा। ये तो हो गया प्रोपोर्शनल टू 1/√r, और ये हो गया प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/। अच्छा गोपी, तेरे दिमाग में एक ये तो नहीं आ रहा कि यार चलो, बाहर तो वो सर्कुलर मोशन कर लेगा, अंदर कैसे करेगा वो तो जो है, तो उसके लिए तू ज्यादा चिंता मत कर, वो एक छोटी सी टनल बनाई है मान ले जो है, इसके अंदर घूम रहा है, बस हो गया। समझ में आ रहा है ना, तू सोचेगा यार अंदर कैसे घूम लेगा वो जो है, तो बस एक टनल के अंदर घूम रहा है, ऐसे कह ले जो है, ये घूम रहा है। उज्जवल समझ में आ गया तेरे। यस सर। हाँ बोल। ये कह सकते हैं कि ई आर ग्राफ और वी आर ग्राफ हमेशा सिमिलर होंगे। हाँ वो थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस है वहां पे, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेम है लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा, ध्यान रखना, हमेशा सेम नहीं होगा। वो भी करीब करीब एक जैसे आए थे, जैसे ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। क्यों,
और ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। एक्चुअल में ये सब डिपेंड करेगा ना इस पे बेटा, बताता हूँ मैं तेरे को, ये वाले पे। ये चेंज करोगे तो हो सकता है उधर रिलेशन चेंज हो सकता है। तो जैसे अगर ये अल्फा आर स्क्वायर होता तो फिर ऐसा तो अब देखना सिमिलर पड़ेगा, नहीं हर मिलते। किसी हर पावर के लिए देखना पड़ेगा तेरे को जो है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से उस पर इम्पैक्ट आएगा, उधर पे इम्पैक्ट आएगा, ये कह रही है। ठीक, बाकी चलो फिर करते हैं कल, और कल तुम्हारा ग्रेविटेशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, बाय ओके सुबह से। एंड थैंक यू। अबे वो उसमें दे रखी है फॉर्मूला शीट, वो तेरे को क्विक बुक में दे रखी है सब कुछ गोपी। क्विक बुक जो लिखी है ना उसमें देख ले बेटा, जो है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ओके, बाय एंड गुड डे।